बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली कहानी की। फिल्म पिंक आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे। उसमें अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, नो का मतलब नो होता है, ना मतलब ना। एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। वहां पर प्रसंग अलग था, लेकिन मौजूदा वक्त में तमिलनाडु की राजनीति में भी यही डायलॉग गूंज रहा है। उम्मीदवार के तौर पर ब्राह्मण को नो। वैसे भी तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा सरप्राइज देती आई है, इस बार भी दे रही है। इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज बेटिकट ब्राह्मण है। तमिलनाडु का विधानसभा में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ने मिलकर पूरे 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन 234 इंटू 2 उम्मीदवारों में से एक भी ब्राह्मण नहीं है, दोनों बड़े गठबंधनों की तरफ से। तमिलनाडु की राजनीति करने वाली एक भी बड़ी पार्टी ने किसी भी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं दिया है, यानी यहां भी नो का मतलब नो है, टिकट एक को भी नहीं, यानी शून्य, जीरो, बिल्कुल शून्य। स्टालिन की डीएमके में एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी को नहीं उतारा है। पलानी स्वामी की एडीएमके ने भी शून्य टिकट दिया है ब्राह्मणों को। बीजेपी के खाते में भी शून्य है और कांग्रेस के लिए भी ब्राह्मण को कोई उम्मीदवार नहीं है, यहां भी शून्य है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूं कि हम किसी भी सियासी दल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है, यह फैसला पार्टियों का होता है। लेकिन तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को एक भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक फैसला है, एक ऐसा राजनीतिक फैसला जो लिया गया तमिलनाडु में, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। अब हम उसी ना को डिकोड करते हैं, उस साइलेंट फैसले को समझेंगे जिसके एक जाति को तमिलनाडु के चुनावी मैदान से बिना शोर किए बाहर कर दिया गया। तमिलनाडु में करीब 3% ब्राह्मण आबादी है, बाकी 97 में ओबीसी और दलित है, जिसमें सबसे बड़ा वोट शेयर करीब 70% आबादी ओबीसी का है। अब बेटिकट ब्राह्मण की राजनीति का सीधा गणित समझ लीजिए, 3% ब्राह्मण वोट बनाम 97% गैर ब्राह्मण वोट, या ये कहिए कि 3% ब्राह्मण वोट बनाम 70% ओबीसी वोट। ऐसे में कोई भी पार्टी 97% या 70% वोट बैंक को नाराज करके क्या 3% के लिए रिस्क लेगी? विनेबिलिटी फैक्टर को भी पार्टियां नजरअंदाज क्यों और कैसे कर सकती हैं? तमिलनाडु को सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। उसी तमिलनाडु में आज 3% आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह राजनीतिक रूप से वाइप आउट कर दिया गया है। वोट बैंक का निर्मम गणित और द्रविड़ राजनीति का पुराना फॉर्मूला है, तमिलनाडु में ब्राह्मणों को नो का मैसेज दे रहा है। हालांकि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने मायलापुर और कोयम्बटूर साउथ सीट से 2 ब्राह्मण उम्मीदवार जरूर उतारे हैं। वहीं एस सीमान की एनटीके ने भी ब्राह्मण बहुल सीटों पर 6 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। मौजूदा वक्त में एडीएमके का रुख सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे की वजह अतीत में तमिलनाडु में ब्राह्मणों का सबसे अधिक वोट इसी पार्टी को मिलता रहा। इसी पार्टी से तमिलनाडु में 6 बार मुख्यमंत्री रही जयललिता भी खुद ब्राह्मण थी। हालांकि उनकी पहचान ब्राह्मण की कम बल्कि द्रविड़ राजनीति के दिग्गज नेता एमजी रामचंद्रन के उत्तराधिकारी के तौर पर ज्यादा होती है। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद से एआईएडीएमके की राजनीति में साल दर साल बदलाव उनकी रणनीति में भी दिखा और राजनीति में भी दिखा। साल 2021 में एआईएडीएमके ने सिर्फ एक ब्राह्मण को अपना उम्मीदवार बनाया था। मायलापुर से पूर्व पुलिस महानिदेशक आर नटराज को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव उस वक्त हार गए। लेकिन इस बार तो एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को दांव पर नहीं दिया, टिकट नहीं दिया गया है। तमिलनाडु में माना जाता है कि एडीएमके से दूर होने के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन एआईएडीएमके के सहयोगी बीजेपी ने भी अपने कोटे की 27 सीटों में से किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। तो आखिर तमिलनाडु में ब्राह्मण हाशिए पर क्यों है? ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये दशकों से पक रही राजनीति का नतीजा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति साल 1967 से द्रविड़ राजनीति पर टिकी है, जिसकी शुरुआत पेरियार ईवी रामास्वामी के आंदोलन से हुई थी। तमिलनाडु की राजनीति को समझना है तो आपको 1925 के उस दौर में जाना होगा जब ईवी रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का मकसद ही ब्राह्मणवाद का विरोध था। उनका कहना था ब्राह्मणों का पहले प्रशासन, शिक्षा और नौकरियों में ज्यादा दबदबा था। पेरियार ने इसे आर्यन वर्सेस द्रविड़ का मुद्दा बनाया। गैर ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय, आरक्षण और सम्मान दिलाने के लिए ब्राह्मण विरोधी रुख अपनाया। 1967 में डीएमके की जीत के बाद करुणानिधि ने तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों से ब्राह्मणों को काफी हद तक हटा दिया।
यहीं से एक ऐसा नैरेटिव बना जहां राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं रही बल्कि पहचान की लड़ाई बन गई। आज भी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों द्रविड़ विचारधारा पर चलती हैं। आज भी वहां सामाजिक न्याय का नारा प्रभाव रखता है, लेकिन सियासी दलों को डर है कि अगर ब्राह्मण उम्मीदवार तय किए गए तो ओबीसी वोट बैंक खिसक जाएगा, और अगर 70% वोट बैंक वाला ओबीसी वर्ग खिसका तो सत्ता से दूर होने में देर नहीं लगेगी। पेरियार के आंदोलन के समय ब्राह्मणों को आर्य और बाहरी बताकर उन्हें मूल द्रविड़ समाज से अलग कर दिया गया, और आज डीएमके हो या एआईएडीएमके दोनों ही उसी विचारधारा की उपज है। उनके लिए ब्राह्मण उम्मीदवार देना सिर्फ सीट हारने का खतरा नहीं, पुरानी पहचान खो देने का खतरा भी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पेरियार के आंदोलन के बाद तमिलनाडु में कोई ब्राह्मण बड़ा नेता बनकर नहीं उभरा। कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी, जो जाति से ब्राह्मण थे, 1952 से 54 तक मुख्यमंत्री रहे। जे जयललिता भी ब्राह्मण थी, वो 6 बार सीएम बनी। आर वेंकटरमन भी ब्राह्मण थे और वो देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार तमिलनाडु में बेटिकट ब्राह्मण वाली चुनावी राजनीति क्या मैसेज दे रही है? क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी चुनावों में हिस्सेदारी वाली राजनीति पर तमिलनाडु इस वक्त चल रहा है? आइए बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की।